जय हिंद साथियों, स्वागत करते हैं आप सभी का सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। दोस्तों, बिहार एक्साइज कांस्टेबल की परीक्षा जो 7 मई को लिया जाएगा, उसके लिए आज की इस वीडियो में रिवीजन क्लास का क्यूज 3 लेकर आए हैं। और दोस्तों 100% निश्चित रूप से मद्य निषेध सिपाही के एग्जाम में इस रिवीजन क्लास से प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे, तो एक भी रिवीजन क्लास को मिस मत करना। तो चलिए जल्दी से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं आज के प्रश्नों से। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, इनमें से कौन अलीपुर बम षड्यंत्र में शामिल था? बिल्कुल टॉप लेवल का प्रश्न है। चलिए आप सभी आंसर बताएंगे, इनमें से कौन अलीपुर बम षड्यंत्र में शामिल था? और देखिए प्रत्येक स्टूडेंट को आंसर बताना है, तभी आपका प्रॉपर तरीके से रिवीजन होगा। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, अलीपुर बम षड्यंत्र कब हुआ था? तो 1908 में हुआ था, ध्यान रखेंगे। और इसमें कौन शामिल था? तो अरविंद घोष और वारिंद्र कुमार घोष। तो देखिए ऑप्शन में दिया गया है अरविंद घोष, तो डी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे काला पैगोडा के नाम से जाना जाता है? बिल्कुल आपके एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है। चलिए आंसर बताएंगे, निम्नलिखित में से किसे काला पैगोडा यानी ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पे दूसरे प्रश्न का आंसर जो ही बच्चे सी बता रहे हैं, आपका बिल्कुल सही जवाब है। कोणार्क के सूर्य मंदिर को ब्लैक पैगोडा यानी काला पैगोडा के नाम से जाना जाता है। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में है? तो याद कर लीजिए, ये उड़ीसा राज्य में है। देखिए एक पूछा जाता है खजुराहो का मंदिर, ये किस राज्य में है? यहाँ पे लिख देते हैं एमपी, मध्य प्रदेश में खजुराहो का मंदिर है, ध्यान रखेंगे। तीसरा प्रश्न है, राष्ट्रीय कांग्रेस कार्यकारी समिति ने भारत छोड़ो नामक आंदोलन का अनुमोदन कहाँ किया था? बिल्कुल आपको सोच समझकर आंसर बताना है। और दोस्तों इस रिवीजन क्लास में आपके जितने भी प्रश्न सही होते हैं आप लोग कॉपी में लिख कर रखिए, फिर सेशन के लास्ट में आपको वही स्कोर कमेंट करके बताना है कि आपने कितने प्रश्नों के सही आंसर किए हैं। मैं सभी के स्कोर को चेक करूँगा। तो ध्यान दीजिए, राष्ट्रीय कांग्रेस कार्यकारी समिति के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का अनुमोदन जो है वर्धा में किया गया था। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ए ऑप्शन वर्धा। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही है? सभी ऑप्शन को ध्यानपूर्वक पढ़िए। तो देखिए सबसे पहले ए ऑप्शन की बात करें, चेम्सफोर्ड रॉलेट एक्ट, तो देखिए यही ऑप्शन जो है सही है, क्योंकि रॉलेट एक्ट जो है ये चेम्सफोर्ड के काल में ही आया था। रॉलेट एक्ट कब आया था? तो डेट है 1919 में आया था। बाकी जो ऑप्शन है ये गलत है, तो यहाँ पे सही क्या होगा? ए ऑप्शन चेम्सफोर्ड रॉलेट एक्ट। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से आग्नेय सेल कौन सी है? चलिए आंसर बताएंगे, इन चारों ऑप्शन में से कौन से आग्नेय सेल है? तो याद कर लीजिए, एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ग्रेनाइट जो है ये आग्नेय सेल के उदाहरण है, ध्यान रखेंगे। देखिए दोस्तों, पृथ्वी की सतह के जो कठोर भाग होता है उसको चट्टान कहते हैं, और उत्पत्ति के आधार पर चट्टान 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तो पहला है आग्नेय, दूसरा है अवसादी और तीसरा है कायांतरित चट्टान, ध्यान रखेंगे। छठा प्रश्न है, स्वतंत्र भारत की सबसे पहली बहुउद्देश्य परियोजना कौन सी है? बहुत ही शानदार लेवल का प्रश्न है। चलिए आंसर बताएंगे, स्वतंत्र भारत की सबसे पहली बहुउद्देश्य परियोजना कौन सी है? बिल्कुल इसी तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे जो ही बच्चे बी बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है, दामोदर नदी घाटी परियोजना। याद रखना है, ये भारत की सबसे पहली परियोजना है।
तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। सी ऑप्शन में हीराकुंड बांध। तो देखिए हीराकुंड बांध जो है ये किस नदी पर है पूछा जाता है, महानदी पर है और ये विश्व की सबसे लंबी है। याद रखेंगे लंबी नदी बांध है हीराकुंड बांध। आप लोग थोड़ा सा कमेंट करके बताएंगे सबसे ऊंचा बांध का नाम कौन सा है। नागार्जुन सागर कहाँ है, तो ये आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी पर है। निम्नलिखित में से वे पहाड़ियाँ कौन सी है जो पूर्वी और पश्चिमी घाटों को जोड़ती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप सभी मार्क कर लीजिए। चलिए फटाफट से आंसर बताएंगे। इस प्रश्न को मैंने आपको समझाया था, ये आपका पूर्वी और पश्चिमी घाट। तो हमने आपको बताया था जहाँ पर पूर्वी और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहाँ पर कौन सी पहाड़ियाँ हैं, तो नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं। तो सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। और मैंने ये भी बताया था नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, तो दोदा बेटा। यहाँ पे लिख देते हैं दोदा बेटा, ये नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है। और भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी पूछे तो ये दोदा बेटा है। तो इन सभी फैक्ट को ध्यान रखेंगे। अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, तो गुरु शिखर है। और अरावली पर्वत श्रेणी ये सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी है। आगे देखिए, जून से सितंबर के बीच भारत में कौन सी ऋतु रहती है। चलिए आप सभी 8 के लिए आंसर बताएंगे। जून से सितंबर के बीच भारत में कौन सी ऋतु रहती है, तो यहाँ पे सही जवाब है सी ऑप्शन, वर्षा ऋतु रहती है। ध्यान रखेंगे। और भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से होती है, तो इसे भी याद कर लीजिए, दक्षिण पश्चिम मानसून। ध्यान रखेंगे भारत में सर्वाधिक वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। भारत कैसा राज्य है। चलिए आप सभी 9 के लिए आंसर बताएंगे। और दोस्तों अगर आपको किसी भी प्रश्न में किसी भी प्रकार का थोड़ा भी डाउट हो तो आप लोग तुरंत कमेंट करके पूछें, आपके कमेंट का रिप्लाई 100% दिया जाएगा। तो भारत कैसा राज्य है, आप सभी जानते हैं भारत जो है एक कल्याणकारी राज्य है। तो बी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है, कल्याणकारी राज्य है। आगे देखिए, वार एंड पीस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। देखिए ये जो पुस्तक है ये प्रश्न CSBC द्वारा 2 से 3 बार पूछा जा चुका है। तो इसको आप सभी मार्क कर लेंगे, एग्जाम में आने की काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। वार एंड पीस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, तो दोस्तों यहाँ पे सही जवाब है लियो टॉल्स्टॉय। ध्यान रखेंगे लियो टॉल्स्टॉय के द्वारा लिखा गया है। एक पूछा जाता है गीतांजलि, यहाँ पे लिख देते हैं गीतांजलि जो पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। अब आप लोग थोड़ा सा कमेंट करके बताएंगे रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार कब मिला था। निम्न में कौन सी मदें समवर्ती सूची के अंतर्गत आती है। चलिए आप सभी 11 के लिए आंसर बताएंगे। और दोस्तों हम आपको जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट को बताएंगे आपको ध्यानपूर्वक सुनना है, एग्जाम में प्रश्न बनेगा और साथ में आपका रिवीजन भी होगा। तो यहाँ पे 11वें प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन, मजदूर संघ। मजदूर संघ जो है ये समवर्ती सूची में आता है। ध्यान रखेंगे। नागरिकता जो है ये किस सूची का विषय है, तो संघीय सूची। नागरिकता संघीय सूची का विषय है। स्थानीय शासन की बात करें तो ये राज्य सूची का विषय है, सभी को ध्यान रखेंगे। एक पूछा जाता है शिक्षा, बिहार पुलिस एग्जाम में पूछा गया था कि शिक्षा जो है किस सूची में है, तो ये समवर्ती सूची का विषय है शिक्षा। तो इन सभी फैक्ट को नोट करेंगे। आगे देखिए, वर्ष 1956 में भारत में राज्यों के पुनर्गठन का क्या आधार था। चलिए आप सभी 12 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। वर्ष 1956 में भारत में राज्यों के पुनर्गठन का क्या आधार था, भाषा, धर्म, जाति या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा भाषा। याद रखेंगे ए ऑप्शन आपका सही जवाब है।
और देखिए इसके तहत आंध्र प्रदेश देश का प्रथम राज्य था जो अक्टूबर 1953 में भाषा के आधार पर अलग राज्य बना था। और एक पूछा जा सकता है राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो फजल अली। फजल अली राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे। आगे देखिए, किस संवैधानिक संशोधन विधेयक द्वारा संसद ने मतदान की आयु को कम करके 21 वर्ष से 18 वर्ष किया। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है, चलिए आप सभी आंसर बताएंगे। और दोस्तों पिछले 5-6 सालों में मध्य से सिपाही की परीक्षा में जितने भी प्रश्न पूछे गए थे उन सभी प्रश्नों को अलग अलग वीडियो के माध्यम से कवर कराया जा रहा है, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। और इसमें से 3 क्लास आपका हो चुका है, तो आप लोग चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, आपको प्लेलिस्ट का नाम मिल जाएगा बिहार मध्य से सिपाही क्वेश्चन बैंक के नाम से। तो आप जाकर सभी वीडियो को ज़रूर देख लीजिए, इससे आपको पता चलेगा कि किस तरह के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन 61वां संशोधन। 61वां संशोधन कब होता है, तो डेट भी याद रखिएगा 1989 में होता है। देखिए डी ऑप्शन में है 73वां संशोधन। ये किससे संबंधित है पूछा जाता है, तो ये पंचायती राज से संबंधित है, ध्यान रखेंगे। आगे देखिए, आर्थिक सुधार के प्रमुख घटक क्या है। चलिए आप सभी 14 के लिए आंसर बताएंगे। आर्थिक सुधार के प्रमुख घटक क्या है, तो याद कर लीजिए, यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। आर्थिक सुधार के प्रमुख घटक है स्थिरीकरण कार्यक्रम और संरचनात्मक समायोजन। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। आगे देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्री की संख्या क्या है। चलिए 15 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। तो यहाँ पे जो ही बच्चे बी बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्री की संख्या 918 है 2011 की जनगणना के अनुसार। और इस जनगणना के अनुसार सबसे लिंगानुपात वाला राज्य पूछा जाता है, केरल है, ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, जम्मू और कन्याकुमारी को जोड़ने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। चलिए आप सभी 16 के लिए आंसर बताएंगे। और दोस्तों अगर आपको ये सेशन थोड़ा भी पसंद आ रहा है तो आप सभी सेशन को दिल से एक बार ज़रूर लाइक करेंगे। तो यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, जम्मू और कन्याकुमारी को जोड़ने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है ये NH-44 है। तो ये ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखिए, महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ किस वर्ष में किया गया था। चलिए फटाफट से आंसर बताएंगे। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ किस वर्ष किया गया था। तो यहाँ पे जो ही बच्चे बी बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है 1942 में। और याद कीजिए हमने आपको बताया था इसी भारत छोड़ो आंदोलन में महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। 1885 में क्या हुआ था, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है 1885 में। समुद्री मार्ग से विश्व का परिभ्रमण सबसे पहले किसने किया था। चलिए आप सभी 18 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। समुद्री मार्ग से विश्व का परिभ्रमण सबसे पहले किसने किया था। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, मैगलेन ने किया था। तो बी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है, मैगलेन ने। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा सबसे अधिक राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों से जुड़ी हुई है। चलिए आप सभी 19 के लिए आंसर बताएंगे। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, किस राज्य की सीमा सबसे अधिक राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से जुड़ी हुई है। तो ये है उत्तर प्रदेश। सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। उत्तर प्रदेश राज्य की सीमाएं जो है
ये उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और दिल्ली से जुड़ी हुई है, ध्यान रखेंगे। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के संस्थापक नेताओं में से कौन एक थे? चलिए आप सभी 20 के लिए आंसर बताएंगे। और दोस्तों जो भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए हैं उनको थोड़ा सा क्लास टाइमिंग के बारे में बता देते हैं। तो आपको इस चैनल पर डेली रात 8 बजे लाइव चैट के साथ क्लास मिलेगा और एक क्लास है रात 8:30 बजे। तो आप सभी दोनों क्लास को अटेंड करेंगे। तो यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? भगत सिंह, याद रखेंगे। भगत सिंह ने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना कब की थी? तो 1928 में। डेट को जरूर याद रखेंगे। देखिए डी ऑप्शन में है जयप्रकाश नारायण। तो जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था, पूछा जाता है एग्जाम में। और जयप्रकाश नारायण को लोकनायक की उपाधि दी गई है। अगस्त 1932 में रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचक समूह बनाया गया। चलिए आंसर बताएंगे किसके लिए बनाया गया था। तो देखिए दोस्तों, सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा जो पहली बार एक पृथक निर्वाचक समूह बनाया गया था, ये अछूतों के लिए बनाया गया था। तो डी ऑप्शन याद रखिएगा, अछूतों के लिए। अगला प्रश्न है, स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं, के प्रसिद्ध सूत्र की घोषणा किसने दी? चलिए आंसर बताएंगे, यानी कि किसने कहा स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं, ये किसने कहा? तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन, C.R. दास ने कहा था, ध्यान रखेंगे इस स्टेटमेंट को। अगला प्रश्न है, पिगमीज निवासी है। चलिए 23 के लिए आंसर बताएंगे, पिगमीज कहाँ के निवासी है? तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? अफ्रीका। तो ए ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है, अफ्रीका के निवासी है पिगमीज। अगला प्रश्न है, गारो जनजाति है। चलिए आप सभी 24 के लिए आंसर बताएंगे। गारो जनजाति है असम की, मणिपुर की, मिजोरम की या फिर डी मेघालय की? तो इस प्रश्न का आंसर जो ही बच्चे लाइव चैट में डी बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। गारो जो है ये मेघालय की जनजाति है। गारो, खासी, जयंतिया ये सभी मेघालय की जनजाति है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय सरकार का कर नहीं है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे ध्यान रखेंगे। चलिए आंसर बताएंगे। और दोस्तों आज जो है रात 8:30 बजे की क्लास थोड़ा सा लेट से स्टार्ट होगा। आप लोग ऐसे समझिए, अभी जो आप लोग क्लास कर रहे हैं, अगर ये क्लास 8:30 बजे से पहले समाप्त हो जाता है तो वो क्लास टाइम पर ही स्टार्ट होगा। लेकिन अगर ये क्लास लेट से समाप्त होता है तो उस क्लास को भी थोड़ा सा विलंब से स्टार्ट करेंगे। और ऐसे भी अगर आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन किए हैं तो वहाँ पर मैं क्लास का लिंक शेयर करता हूँ। जिसने ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर सभी क्लास के नोटिफिकेशन दिए जाते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर याद कर लीजिए, इम्पोर्टेंट रहेगा। ये है क्या? बी ऑप्शन, भूमि स्वराज। यहाँ पे होगा भू राजस्व, ठीक है, टाइपिंग रह रहे, भू राजस्व। ठीक है, भू राजस्व कर जो है ये केंद्र सरकार का कर नहीं है, ये राज्य सरकार का स्रोत है, ध्यान रखेंगे। आगे देखिए, सुएज नहर किन दो समुद्रों को मिलाती है? सुएज नहर से संबंधित दो प्रश्न एग्जाम में बन सकता है। एक याद रखना है, सुएज नहर का निर्माण कब हुआ था? तो 1869 में सुएज नहर का निर्माण हुआ था। और इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1956 में। ध्यान रखेंगे, सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1956 में, लेकिन निर्माण कब हुआ था? तो 1869 में। दोनों पॉइंट को ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे जो ये बच्चे ए बता रहे बिल्कुल सही जवाब है, भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है सुएज नहर, ध्यान रखेंगे। एक पूछा जाता है कील नहर, तो उत्तरी सागर यहाँ पे लिख देते हैं।
उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ती है कील नहर। पनामा नहर से भी प्रश्न बनता है, तो पनामा नहर जो है प्रशांत महासागर और अटलांटिक सागर को एक दूसरे से जोड़ती है। तो तीनों याद रखना है, सुएज नहर, कील नहर और पनामा नहर। संविधान का कौन सा भाग राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत से संबंधित है? चलिए आप सभी 27 के लिए आंसर बताएंगे। बहुत ही सिंपल प्रश्न है, किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में बताया गया है? तो यहाँ पे जो ये बच्चे बी बता रहे बिल्कुल सही जवाब है भाग 4 में। और अनुच्छेद की बात करें तो 36 से लेकर 51 तक में। और राजनीति के निर्देशक सिद्धांत को कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड देश के संविधान से लिया गया है। भाग 2 में क्या है? तो भाग 2 में नागरिकता बताया गया है और अनुच्छेद 5 से लेकर 11। भाग 1 में क्या है? तो संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र है, अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक है। इन सभी फैक्ट को ध्यान रखना है। और भाग 3 में आप सभी जानते हैं मौलिक अधिकार को बताया गया है, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक में। आगे देखिए, मुख्य आयरन और स्टील उद्योग किस पठार में स्थित है? चलिए 28 के लिए आंसर बताएंगे। तो यहाँ पे सही जवाब है डी ऑप्शन, छोटा नागपुर पठार। छोटा नागपुर में मुख्य आयरन और स्टील उद्योग स्थित है। माजुली संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप किस राज्य में स्थित है? चलिए आप सभी 29 के लिए आंसर बताएंगे। यहाँ से आपको इस पॉइंट को याद रखना है कि संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो ये माजुली नदी द्वीप है। किस नदी पर है? नदी का नाम भी पूछा जाता है, तो ब्रह्मपुत्रा नदी पर है। और राज्य, तो यहाँ पे जो ये बच्चे बी बता रहे बिल्कुल सही जवाब है असम राज्य में, ध्यान रखेंगे। आगे देखिए, आयात किस शब्द का विपरीतार्थक है? चलिए आप सभी 30 के लिए आंसर बताएंगे। आयात किस शब्द का विपरीतार्थक है? तो बहुत ही सिंपल प्रश्न है, बिल्कुल सही आंसर दिए हैं निर्यात। आयात जो है निर्यात शब्द का क्या है? विपरीतार्थक है, ध्यान रखेंगे। आगे देखिए, संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? चलिए फटाफट से आंसर कीजिए। संघ की जो भाषा है हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? इस प्रश्न को भी आप सभी मार्क करके रखेंगे, बिल्कुल टॉप लेवल का प्रश्न है। तो याद कर लीजिए, यहाँ पे आंसर होगा अनुच्छेद 343(1) में बताया गया है, ध्यान रखेंगे। माइक्रो तरंग में तरंग दैर्घ्य की कोटि होती है। फटाफट से आंसर कीजिए। तो देखिए दोस्तों, माइक्रो तरंग में तरंग दैर्घ्य की कोटि मिलीमीटर है। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, मिलीमीटर, ध्यान रखना है। और देखिए, ये जो माइक्रो तरंग है इसको लघु रेडियो तरंग भी कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। और इसका उपयोग रेडियो, टेलीविज़न एवं टेलीफोन में किया जाता है। माइक्रो तरंग की खोज किसने किया था पूछा जाता है? हर्ट्ज, यहाँ पे लिख देते हैं। हर्ट्ज ने माइक्रो तरंग का पता लगाया था। ध्वनि की प्रबलता निर्भर करती है। चलिए 33 के लिए आंसर बताएंगे। ध्वनि की प्रबलता निर्भर करती है। तो याद रखिएगा, ध्वनि की प्रबलता जो है ये आयाम पर निर्भर करती है। ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। और ध्वनि की तीव्रता को किसमें मापा जाता है? डेसिबल में। किसी तरंग का संचरण नियतांक भी कहलाता है, यानी कि किसी तरंग का संचरण नियतांक और क्या कहलाता है? तो देखिए दोस्तों, किसी तरंग का संचरण नियतांक जो है उसकी कोणीय तरंग संख्या भी कहलाती है। तो आंसर क्या होगा? कोणीय तरंग संख्या।
BHC जिसको गैमेक्सिन भी बोला जाता है ये क्या है, यानी कि आपको बताना है गैमेक्सिन का सूत्र क्या है। ये प्रश्न भी आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रह सकता है। चलिए आंसर बताएंगे, BHC गैमेक्सिन क्या है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, लिख देते हैं C6H6Cl6 ये गैमेक्सिन यानी कि BHC का है सूत्र है। एक पूछा जाता है बेंजीन का, तो C6H6 ये बेंजीन का है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, C6H6Cl6 ये गैमेक्सिन का सूत्र है। ठोस आर्गन में परमाणुओं को एकत्रित रखने का कार्य करते हैं, कौन सा बंधन करता है। तो देखिए ठोस आर्गन में परमाणुओं को एकत्रित करने का कार्य वांडर वाल बंध करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। कोलाइडी कणों द्वारा टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करने का रीजन क्या है। और दोस्तों जितने भी लोग सेशन को वॉच कर रहे हैं, अभी तक आप लोगों ने सेशन को लाइक नहीं किया है, तो देखिए अगर सेशन पसंद आता है तो प्लीज़ आप सभी सेशन को लाइक करें और अधिक से अधिक सेशन को ज़रूर शेयर कीजिए। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, प्रकाश का प्रकीर्णन। ध्यान रखेंगे। हाइड्रोजन अन्य तत्वों के साथ संयोग करती है। ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन माना गया है और हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, कौन कौन से, प्रोटियम, ड्यूट्रियम एवं ट्राइटियम। तो हाइड्रोजन जो है अन्य तत्वों के साथ संयोग करती है, इलेक्ट्रॉन त्याग कर, ग्रहण करके अथवा साझेदारी करके। तो डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। और हाइड्रोजन जो है आवर्त सारणी में प्रथम वर्ग का तत्व है। वर्गीकी के पिता कौन है। बहुत ही शानदार लेवल का प्रश्न है, आंसर बताएंगे। वर्गीकी के पिता कौन है। तो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी जिसको बोला जाता है वर्गीकी के पिता, ये कौन है, तो कैरोलस लिनियस है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। ध्यान रखेंगे। अरस्तु को जीव विज्ञान व जंतु विज्ञान का जनक माना जाता है। आगे देखिए, कौन सा कोशिकांक पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है। चलिए आप सभी 40 के लिए आंसर बताएंगे। और दोस्तों आपसे फिर से बोल रहे हैं कि आप लोग डेली क्लास को अटेंड कीजिए और जितना हो सके अधिक से अधिक क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कीजिए, तभी आपका रिजल्ट बन पाएगा। और मध्य निश्चित सिपाही में सिलेक्शन लेने का आपके पास ये आखिरी चांस है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा 40 का। तो यहाँ पे जो ही बच्चे बी बता रहे बिल्कुल सही जवाब है सेंट्रियोल। सेंट्रियोल जो है ये पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है, ये तारक काय में पाया जाता है। यहाँ पे लिख देते हैं तारक काय में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सी ग्रंथि रक्तचाप को नियंत्रित करता है। चलिए आप सभी 41 के लिए आंसर बताएंगे। कौन सी ग्रंथि रक्तचाप को नियंत्रित करता है। तो यहाँ पे जो ही बच्चे बी बता रहे बिल्कुल सही जवाब है एड्रिनल ग्रंथि। ध्यान रखेंगे, एड्रिनल ग्रंथि जो है रक्तचाप को नियंत्रित करता है। आगे देखिए, गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। चलिए आप सभी 42 के लिए आंसर बताएंगे। और देखिए ये प्रश्न 2 से 3 बार रिपीट हो चुका है, तो इसको ध्यान रखेंगे। गिर राष्ट्रीय उद्यान एक पूछा जाता है, मानस राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो कि असम में है। लेकिन गिर राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ है, ये असम में नहीं है, ये गुजरात में है। तो डी ऑप्शन जो ही बच्चे बता रहे हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है, गुजरात में। श्वेत रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ पर होता है। और ये प्रश्न हम आपके लिए छोड़ रहे हैं, आपको कमेंट बॉक्स में प्रश्न संख्या 43 लिखकर आंसर बताना है। देखते कितने बच्चे आंसर कर पाते हैं। WBC का निर्माण कहाँ होता है। भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है। हमने आपको बताया था भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी, जिसकी लंबाई है 2525 किलोमीटर। विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी।
तो भारत की सबसे चौड़ी नदी बताना है। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, याद रखिएगा, ये है ब्रह्मपुत्र नदी, भारत की सबसे चौड़ी नदी है। इंसुलिन हार्मोन का कार्य क्या है? चलिए आंसर बताएंगे फटाफट से। इंसुलिन हार्मोन का कार्य क्या है? तो ये कार्य है रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करना, ये इंसुलिन हार्मोन का कार्य है। इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है, ध्यान रखेंगे। और विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है, और 14 नवंबर को ही बाल दिवस भी मनाया जाता है। किस रेखा पर दिन रात बराबर होता है? चलिए 46 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। किस रेखा पर दिन और रात बराबर होता है? तो यहाँ पे जो ही बच्चे लाइव चैट में डी बता रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है, विषुवत रेखा पर दिन और रात बराबर होता है। मदर टेरेसा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? चलिए दोस्तों 47 के लिए आंसर बताइए। मदर टेरेसा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है तमिलनाडु में। तो जो ही बच्चे सी बता रहे बिल्कुल सही जवाब है तमिलनाडु। हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? फटाफट से आंसर बताएंगे, बिल्कुल 1 नंबर का प्रश्न है। हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों यहाँ पे जो ही बच्चे सी बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है, स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। अवध का अंतिम नवाब कौन था? चलिए फटाफट से 49 के लिए आंसर बताइए। अवध का अंतिम नवाब कौन था? तो यहाँ पे 49 का आंसर क्या हो जाएगा, अवध का अंतिम नवाब था वाजिद अली शाह। तो डी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है, वाजिद अली शाह अवध का अंतिम नवाब था। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ये बहुत ही सिंपल प्रश्न है और मैंने आपको काफ़ी बार बताया है, आपको याद भी हो गया होगा कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत ग्रंथि है। मौन घाटी कहाँ है? चलिए आंसर बताएंगे। मौन घाटी आप लोगों ने सुना होगा साइलेंट वैली, यही पूछा जा रहा है, साइलेंट वैली कहाँ है? फूलों की घाटी उत्तराखंड है, सिलिकॉन सिटी बेंगलुरु, और मौन घाटी यानी कि साइलेंट वैली। तो जो ही बच्चे बी बता रहे बिल्कुल सही जवाब है केरल। आराम हराम है, यह किसका नारा है? चलिए फटाफट से आंसर कीजिए। आराम हराम है, यह नारा किसका है? तो दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, 52 का आंसर आराम हराम है, यह नारा किसका है? तो जो ही बच्चे बी बता रहे बिल्कुल सही जवाब है जवाहरलाल नेहरू। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? चलिए आंसर बताइए फटाफट से। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ पे सभी का आंसर बिल्कुल सही जवाब है, ये है पश्चिम बंगाल में। सोन नदी किस नदी में जाकर गिरती है? चलिए 55 के लिए आंसर बताइए। सोन नदी किस नदी में जाकर गिरती है? तो बहुत ही सिंपल प्रश्न है, सोन नदी जो है गंगा नदी में जाकर गिरती है। ताप्ती नदी कहाँ पर आकर गिरती है? चलिए फटाफट से 56 के लिए आंसर बताएंगे। ताप्ती नदी कहाँ पर आकर गिरती है? तो देखिए नर्मदा हो गया, ताप्ती हो गया, ये जो नदियां हैं अरब सागर में गिरती है। याद रखेंगे कहाँ पर, अरब सागर में, यानी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। तो देखिए ऑप्शन में खंबात की खाड़ी भी दिया हुआ है, तो यहाँ पे अरब सागर आपको आंसर नहीं करना है, यहाँ पे आंसर क्या करना है, खंबात की खाड़ी। अगर ऑप्शन में खंबात की खाड़ी ना हो तो आपको आंसर करना है अरब सागर। तो ध्यान रखेंगे। शिवाजी के माँ का नाम क्या था? चलिए आंसर कीजिए फटाफट से। शिवाजी के माँ का नाम क्या था? तो यहाँ पे सही जवाब क्या होगा, याद रखिएगा जीजाबाई। शिवाजी के माँ का नाम क्या था?
तो जीजाबाई। जब राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों अनुपस्थित हो तो राष्ट्रपति के पद पर कौन कार्य करेगा? चलिए 58 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। और देखिए यहाँ से प्रश्न बनता है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस आर्टिकल में बताया गया है? तो अनुच्छेद 61 में। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं और उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं, यानी एक दूसरे को देते हैं दोनों। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? मुख्य न्यायाधीश। ध्यान रखेंगे। डर्मेटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? चलिए आंसर बताइए 59 के लिए। डर्मेटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो बिल्कुल सही आंसर दिए हैं, त्वचा का अध्ययन किया जाता है डर्मेटोलॉजी में। अल बरूनी किसके साथ भारत आया था? ये सेशन का आखिरी प्रश्न है। तो जो भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए हैं, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेंगे ताकि इस तरह के सेशन आपसे कभी मिस ना हो। यहाँ पे आंसर क्या होगा? महमूद गजनी के साथ भारत आया था। ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। चलिए कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ में।